नमस्कार दोस्तों, मेंस आंसर राइटिंग सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज का जो क्वेश्चन है, इसे आप जीएस पेपर 3 के तहत रख सकते हैं और जिस टॉपिक को लिया गया है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी। चलिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। उससे पहले एक बात मैं बता दूं, अगर आपने सिलेबस देखा है, तो सिलेबस में देश की समृद्धि और आर्थिक विकास पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है और इस क्वेश्चन में ई कॉमर्स को इसी से जोड़ा गया है। आपको देखना यह है कि ई कॉमर्स इसमें कैसे अपना रोल निभा रहा है। पहले क्वेश्चन समझिए। भारत की समृद्धि और आर्थिक विकास में ई कॉमर्स एक प्रमुख प्रवर्तक एवं महत्वपूर्ण निर्धारक के रूप में उभर रहा है। इस कथन की विवेचना करते हुए इससे संबंधित मुद्दों को उजागर कीजिए। एक बात मैं अक्सर कहता हूँ कि उत्तर लिखने की शुरुआत इसी बात से हो जाती है कि आपने प्रश्न को कितनी अच्छी तरह से समझा है। इस प्रश्न में कई चीज़ें हैं जहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ई कॉमर्स, बहुत सारे लोगों ने ई कॉमर्स के बारे में पढ़ा होगा, तो उन्हें लगेगा कि मतलब सामान्य तौर पर ऐसा लग सकता है कि ई कॉमर्स के बारे में हमें लिखना है कुछ। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। आपको ये समझना है कि देश की समृद्धि और आर्थिक विकास क्या है, इसका मतलब क्या है। ऐसा नहीं, इसकी परिभाषा नहीं लिखनी है, ये बैकग्राउंड में चलने वाली चीज़ है कि क्या आपको इसकी समझ है और उसी से इसे जोड़ना है। मैं मोटे तौर पे आपको बता देता हूँ। देखिए, आर्थिक समृद्धि और विकास का सीधा सा मतलब है कि देश का जो वेल्थ है वो भी बढ़ रहा है, लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार आ रहा है, सेहत अच्छी हो रही है, एजुकेशन बेहतर हो रहा है, रोजगार मिल रहे हैं, गरीबी कम हो रही है और जीडीपी में भी बढ़ोतरी हो रही है। इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो यही लक्षण दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये बात है। अब इसमें ई कॉमर्स कैसे अपना रोल निभा रहा है, उसी की विवेचना करनी है। एक महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है और साथ ही साथ इसका एक और हिस्सा है कि इससे संबंधित मुद्दों को उजागर कीजिए। कई बार हम कुछ ही चीज़ें पढ़ लेते हैं और हमें लगता है कि क्वेश्चन समझ में आ गया है। क्वेश्चन का लगभग आधा हिस्सा ये है कि इससे कौन कौन से इश्यूज़ निकल के आ रहे हैं। आप कह सकते हैं कौन कौन सी चिंताएं इससे जुड़ी हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ जो है इसका हम मैक्सिमम लाभ नहीं ले पाएंगे या फिर इससे नुकसान भी हो सकता है। तो ये जो मुद्दे हैं, इन पर भी आपको ध्यान देना है। अब हम बात करेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखा जा सकता है। ध्यान से समझिएगा। 3 हिस्से हैं प्रश्न के। एक है इंट्रोडक्शन, दूसरा जो है उसकी मेन बॉडी है और तीसरा कंक्लूजन। अभी अगर इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो एक चीज़ आपको हमेशा अपने ध्यान में रखनी है कि जब भी इस तरह के प्रश्न बने कि ई कॉमर्स का हमारी इकोनॉमी में क्या रोल है, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट हो रहा है, कृषि से संबंधित चीज़ों का निर्यात हो रहा है, उसका क्या रोल है, या कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो अगर इकोनॉमी से संबंधित है तो उसका क्या रोल है, कोई नया उर्वरक खोज लिया गया, इस तरह के जब प्रश्न बनाए जाते हैं तो एक अच्छा इंट्रोडक्शन इस चीज़ का होगा कि आप इससे संबंधित तथ्य या डाटा का इस्तेमाल करें। इससे ये पता चलता है कि आपने वाकई इस चीज़ को पढ़ा है, न कि सुना है। ई कॉमर्स तो हर कोई सुन लेता है। ई कॉमर्स का सीधा सा मतलब है कि ऑनलाइन व्यापार हो रहा है, जैसे अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, या फिर अभी देखिए ज़ोमैटो वगैरह है। ये सब ऑनलाइन व्यापार हो रहे हैं ना, सब सर्विस, सेवाएं भी दी जा रही हैं, वस्तुएं भी दी जा रही हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो ये सब ई कॉमर्स का हिस्सा है। तो इस समय यही बात समझनी है सबसे पहले कि जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएं तो आप डाटा का इस्तेमाल करिए। और मैंने आपको बताया भी था कि एक लिस्ट बनाइए जिसमें महत्वपूर्ण जो डाटा होते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य जो निकल के आ रहे हैं करंट अफेयर से, उनको नोट करते जाइए। मुश्किल से साल भर अगर आप उस पर काम करेंगे तो मुश्किल से 5-6 पेज का वो बनेगा। बड़ा वाला पेज हो तो 5-6 पेज का होगा, ज़्यादा नहीं लिखना उसमें। खैर, तो इसके इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हैं ई कॉमर्स से संबंधित? आप ये लिख सकते हैं 2-3 बातें कि अभी हमारी इकोनॉमी में ई कॉमर्स का कितना परसेंट रोल है। यहाँ से आप अपनी बात लिख सकते हैं, मैंने इसे साथ बना दिया। परसेंटेज आप जो है लिख सकते हैं। चाहे इसी के बहाने आप ये बातें लिख सकते हैं कि ई कॉमर्स से जो है ये फ़ायदे हो रहे हैं, और वहाँ भी डाटा आप दिखा सकते हैं कि पुरुषों को, महिलाओं को इतने रोज़गार मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें। यहाँ से अगर आप शुरू करते हैं, लेकिन सबसे अच्छा यही होगा कि चूंकि एक बड़ा शब्द यहाँ इस्तेमाल किया गया है, टर्म इस्तेमाल किया गया है, समृद्धि और विकास, तो हमारी देश की इकोनॉमी में ई कॉमर्स की अभी क्या हैसियत है, समझ रहे हैं ना। ये अगर आप डाटा के तौर पे इंट्रोडक्शन में लिखते हैं तो पहली ही लाइन एग्जामिनर को आपकी ओर आकर्षित कर देगी। पहली ही लाइन ऐसी हो जाएगी जिससे आप विश्वास दिलाने में सफल हो जाएंगे कि आपने टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा है।
आपने तैयारी की है। ठीक, इसके बाद ज़्यादा इंट्रोडक्शन में ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ इतना ही लिख देंगे कि वर्तमान समय में भारत में जो है ई कॉमर्स का इतना है जीडीपी में योगदान, उसके बाद से तेज़ी से ये उभरता हुआ क्षेत्र है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, पैराग्राफ चेंज करेंगे, मेन बॉडी पे आएंगे कि ये किस रूप में महत्वपूर्ण होता जा रहा है, जिससे हमारे देश की समृद्धि हो रही है, विकास हो रहा है। तो आप यहाँ पे डायग्राम बना सकते हैं, पॉइंट वाइज चीज़ें लिख सकते हैं। पैराग्राफ में लिखने का स्कोप बहुत कम है। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो पैराग्राफ में लिखिए, थोड़ा सा घुमा फिरा के लिख सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा चीज़ें हों, मेरे ख्याल से इस तरह के क्वेश्चंस में अपने आप अगर आप डायमेंशन सोचेंगे तो ढेर सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो उनको पैराग्राफ में ना लिख के पॉइंट में लिखिए। अब क्या है, ई कॉमर्स से आप कितनी चीज़ों को जोड़ सकते हैं। पहली बात यह है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस करना आसान हो गया है। ई कॉमर्स के माध्यम से आज एक व्यापारी जो सिर्फ अपने मोहल्ले में, अपने शहर में फेमस था, वो पूरी देश में फेमस हो सकता है, पूरी दुनिया में व्यापार कर सकता है। तो बिजनेस करना आसान हो रहा है, और जब बिजनेस करना आसान होगा तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप बेहतर होने लगेंगी। जैसे आर्थिक असमानताएं जो हैं वो भी कम होने लगेंगी। गांव शहर इनकी आर्थिक असमानताएं मतलब वो कम होती जाएंगी, ये एक फ़ायदा हो रहा है। बाकी जो आपके दिमाग में पहले से ही चल रहा है कि रोज़गार मिलना आसान हो गया है, तो हाँ ठीक है, काफ़ी हद तक इससे रोज़गार मिल रहा है। फ्रीलांसर के तौर पे भी आप देखेंगे, गिग इकॉनमी का हिस्सा है ये। गिग इकॉनमी पे मैंने मेंस में बात की है, इसकी नोट भी दी है, उससे आप पढ़ सकते हैं। तो रोज़गार भी मिल रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो लागत है, कोई भी व्यापार करने के लिए, कोई भी इंडस्ट्री लगाने के लिए सामान्य तौर पे लागत लगती है, पूंजी की ज़रूरत होती है, एक अनिवार्य हिस्सा होता है। लागत में कमी हो रही है इंडस्ट्रीज़ लगाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में, इन सब चीज़ों में आप देखेंगे लागत में कमी हो रही है। जब लागत में कमी होती है तो प्रॉफिट बढ़ता है। समझ रहे हैं? तो इस तरह से एक एक करके आप डायमेंशन जब लिखेंगे, उसके बाद वो हेडिंग आपने बना दिया, फिर उसके नीचे आपने थोड़ा सा 1-2 लाइन में डिस्क्रिप्शन लिख दिया। ये सारी चीज़ें आप लिखते चले जाएंगे, बहुत आसानी से आप इसका बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना के उत्तर लिख देंगे। और सिर्फ देश के अंदर की बात नहीं लिखना है, बाकी चीज़ें आप कह सकते हैं कि हमारे, अभी मैंने बताया तो जो स्टार्टअप्स हैं वो तेज़ी से विकसित हो रहे हैं, पूरी दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं मेन बॉडी में। मेन बॉडी का एक दूसरा हिस्सा है, और वो क्या है कि इससे संबंधित मुद्दे कौन से हैं। अब मुद्दे लिखेंगे, समस्याएं, उसके बाद से उपाय सुझाते हुए हम धीरे से खिसक जाएंगे आगे, और आंसर हमारा पूरा हो जाएगा। इसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं ई कॉमर्स में? एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ पे ऑनलाइन सब कुछ होता है, और डाटा सिक्योरिटी का हमारे यहाँ अभी तक कोई अच्छा पुख्ता कानून नहीं बनाया गया है। तो डाटा लीक, डाटा चोरी, इस तरह की चीज़ें बहुत हो रही हैं। अभी आपको क्या लगता है कि आपका डाटा सिर्फ आप ही को पता है? हम में से हर किसी का डाटा बहुत सारी कंपनियों के पास जा चुका है। आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपका जो एड्रेस है, जो भी चीज़ें हैं, आपकी चॉइस क्या है, आपने क्या सर्च किया, इस तरह की चीज़ें, ये डाटा सब है कंपनियों के पास। अमेज़न से आप लेते हैं, उनके पास है। जब उन्हें कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना होगा या उस तरह का कोई, उन्होंने किसी से डील किया होगा किसी और कंपनी से, तो बताएंगे कि हाँ ये फला आदमी है, इसको ये चीज़ पसंद है, उसको उस तरह का विज्ञापन दिखाओ। समझ रहे हैं? तो डाटा सिक्योरिटी को लेकर के, चलिए कभी कभी तो ये उतना नुकसानदायक नहीं होता, बस ये फ़ायदे के लिए कंपनियां इसका यूज़ करती हैं तो ठीक है। लेकिन अगर वो बात हमारी प्राइवेसी पे आ जाए, वो बात हमें हमारे बैंक से पैसे कटने तक पहुंच जाए, हमें ब्लैकमेल करने तक पहुंच जाए, तब तो समस्या है ना। तो ई कॉमर्स में एक डाटा लीक की समस्या है। साथ ही साथ इसी से जुड़ी हुई एक और बात है, साइबर सिक्योरिटी। सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। अब मान लीजिए किसी ने किसी बड़ी वेबसाइट का को हैक कर लिया, किसी कंपनी के, उसे ठप कर दिया, उसे नुकसान पहुंचा दिया, तो कंपनियां तो रातों रात दिवालिया हो सकती हैं अगर भारी पैमाने पर नुकसान कर दिया किसी ने तो। समझ रहे हैं? तो ये डाटा सिक्योरिटी प्लस इसके साथ ही साथ साइबर सुरक्षा, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर भी है। इन दोनों के लिए अभी हमारे पास कोई खास उपाय नहीं है। सरकार थोड़ा बहुत कर रही है लेकिन पर्याप्त नहीं है। एक चिंता की बात है, एक मुद्दा है ये। और एक चीज़ और है जो सामान्य तौर पर आएगा, मैं जानबूझ के उसको बाद में बोल रहा हूँ क्योंकि सब लोग पहली लाइन वही लिखेंगे। और क्या है वो, कि इसमें जो रोज़गार मिल रहा है उसकी कोई गारंटी नहीं है। उसमें कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो व्यक्ति काम कर रहा है वो बहुत ही दयनीय अवस्था में काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, लेकिन उतने पैसे नहीं मिलते, उतना उसको वेतन नहीं मिलता, कोई सुरक्षा नहीं है, सिक्योरिटी के लिए कोई प्रावधान नहीं कि जैसे अभी
एक मुद्दा उठ रहा था कि जो ओला उबर के ड्राइवर्स हैं उनके लिए भी कुछ कंपनी को करना चाहिए अपनी तरफ से। तो इस तरह की चीज़ें हैं, रोज़गार को लेकर के भी निश्चितता नहीं है। और साथ ही साथ ई कॉमर्स पर अभी मसौदा मसौदा खेल रही है सरकार, कि अभी कोई मसौदा आया 2020 में, 21 में, इस तरह से। फाइनल ड्राफ्ट कब आएगा? ई कॉमर्स पे एक अच्छा कानून कब बनेगा, ताकि हर एक नियम अच्छे से डिफाइंड हो कि ई कॉमर्स करने वाली कंपनी को इस दायरे में रहना है, उसको इन बातों का ध्यान रखना है, इस हिसाब से वो कर्मचारी को अपने यहाँ हायर करेंगे, अगर निकालना होगा तो ये नियम लागू होगा। इसके लिए हमारे पास अभी अच्छा कोई कानून नहीं है। मसौदा आया है, सरकार ने उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन इस पे भी आप लिख सकते हैं। तो ये कुछ बड़े मुद्दे हैं ई कॉमर्स से संबंधित। अगर आपने इतना ये सब कुछ लिख दिया तो आपका उत्तर बहुत शानदार हो जाएगा, बड़ा ही खूबसूरत हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये हो गया। बाकी कंक्लूजन में आप ज़्यादा कुछ क्या लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं कि ये जो है, जो ई कॉमर्स है, सही मायने में अगर इसका संतुलित तरीके से प्रबंधन किया जाए और इसे जो है, जो इसकी कमियां हैं उनको दूर करते हुए इसे प्रोत्साहित किया जाए, तो वास्तव में हमारे देश की जो समृद्धि है, आर्थिक विकास है, उसमें बहुत अधिक मदद मिलेगी। और जो हम सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, गरीबी दूर करने की बात करते हैं, रोज़गार बढ़ाने की बात करते हैं, उन सभी क्षेत्रों में इससे लाभ मिल सकता है। इस तरह की बात करके आप कंक्लूड कर सकते हैं और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसमें बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।